हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड के जितने भी आप छात्र हो 2025 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, कक्षा 10 के जो साइंस है, पूरे रसायन विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कितने भाई? 50। सोचोगे कि सर जी बहुत ज्यादा लेके आ गए हैं 50 बहुविकल्पी। 50 बहुविकल्पी आपके लिए कम ही है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपको अगर 100 में 100 की तैयारी करना है तो 50 बहुविकल्पी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये पूरे रसायन विज्ञान के हैं। आपको मालूम होगा कि जो विज्ञान होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हम लोग रसायन विज्ञान में कुल टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर के 50 एमसीक्यू लिए हुए हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है। वैसे आपका पेपर जानते हैं आप सभी लोग, पहली बात तो आप ये चीज जान गए होंगे कि 2025 में यानी 24 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 या 2.5 महीना समय है, उसी में आप लोग जम के तैयारी करिए और जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाए उनका एकदम से रिवीजन कर डालिए। 50 बहुविकल्पी यहां से, फिर अभी 50 बहुविकल्पी एक बार और हम डाले हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो का। उसमें पूरे विज्ञान के यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिला के 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसमें हम केवल केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन डाले हुए हैं ना यहाँ पे, तो ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। तो कोई धातु हो, कोई मेरे भाई धातु हो, और वो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया मतलब मिलती है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलो देखिए, कोई धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, रुक जाओ, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं भाई, ध्यान समझिए ना, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, मतलब कौन सी गैस निकलेगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। धातुएं, कोई भी धातु ले लो, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, क्या ले लिया? मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? तो मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी MgO। पहली बात तो क्या बनाएगी? MgO। और इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी? H2। H2 का क्या मतलब है मेरे भाई? H2 का मतलब है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नाइट्रोजन? तो पहली बात ये समझो, नाइट्रोजन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन निकलेगी ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलेगी, तो कौन बचा? जो बचा वही सिकंदर मेरे भाई, जो बचा वही सिकंदर। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप अभिक्रिया द्वारा भी समझ सकते हो कि जब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये याद भी रखिए, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पहली बात इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, हम बोलना ना पड़े आप लोगों को भाई कि स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब कि देना, किसी को एक दूसरे से लेके देके, ठीक है। तो सहसंयोजी, वैद्युतसंयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात समझो, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, क्या होता है? साझा। जब साझा हो तो वहां बनता है सहसंयोजी। अब क्या बनता है? सहसंयोजी। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके वहां पे यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, तत्व या परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देते हैं, तो वहां पे जो यौगिक बनेगा वो आपका सहसंयोजी होगा। वैद्युतसंयोजी क्या होगा? जब उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉनों का स्थान। कार्बनिक नहीं, ये भी नहीं, ये तो है, ये नहीं है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वहां पे कौन सा यौगिक बनता है? तो वैद्युतसंयोजी यौगिक। कौन सा? वैद्युतसंयोजी यौगिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है आपका?
तीसरा नंबर कह रहा है, देखो ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पेपर की दृष्टि से महा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको इसका सूत्र नहीं मालूम ना, तो मेरे भाई सच बता रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान धरती पे कोई नहीं है। अपने आप को तौलो, अपने हाथ पे सर पे अपना हाथ रखो, कहो कि हम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं कि जो संगमरमर का सूत्र नहीं पता है हमें। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है भाई? CaCO3 MgCO3 CaHCO3 का होल ट्वाइस और नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? CaCO3 मेरे साथ बोलो, CaCO3, ठीक है। चलो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? देखिए कह रहा है कि जल मतलब H2O, ठीक है, में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, ठीक है, परमाणु संख्या मतलब जैसे H2O में कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो ये बताओ आप, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो इनका अनुपात मेरे भाई क्या आएगा? 2:1। बोलो भाई बम बिहारी लाल की जय, ठीक है। क्या आएगा भाई? हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो अनुपात क्या आएगा बताओ मेरे लाल? 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है मेरे भाई। देखो यहाँ पे 50 एकदम वांटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए, 50 एकदम वांटेड क्वेश्चन है। सोच लो कि हर बार पेपर में आए हुए प्रश्न है, मतलब हर बार 50 तो नहीं आएगा, उन्हीं में से कोई एक आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे? 7 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए। अगर आप इसको बता दोगे तो आप 7 करोड़ के विजेता हो जाओगे, और आपके घर सुबह सो के जब उठोगे तो 7 करोड़ आपके सामने, आंखों के नेत्रों के सामने होगा। मम्मी मैं अमीर बन गया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बोलोगे। चलो बताओ क्वेश्चन क्या होगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन मतलब जानते हो ना आप लोग क्या होता है? जो सांस लेते हैं, सांस किसका मतलब? सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस, ऑक्सीजन। अब जिसमें ऑक्सीजन हो वहां क्या होता है भाई? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। एक तरीके से देखा जाए ऑक्सीकरण, क्या बोल सकते हो? उपचयन का एक नाम और है ऑक्सीकरण। क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीकरण। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट करना सर जी यहाँ पे दिक्कत है। देखो संयोजन नहीं है, द्विअपघटन नहीं है, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी नहीं है ना। संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब होता है जब 2 पदार्थ आपस में मिले, ठीक है, और एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो वो संयोजन कहलाते हैं। अपघटन का मतलब होता है वियोजन, मतलब कोई एक अभिकारक, कोई एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूटे, ये आपका अपघटन होता है। और ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकले या निर्मुक्त हो, निकले, ठीक है, वो ऊष्माक्षेपी होता है। तो श्वसन जो होती है भैया, श्वसन जो होती है वो उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है ना। चलिए 5वें नंबर की ओर चलते हैं और देखते हैं 5वां नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 5वें नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझो। दिया है CuO+H2, रिएक्शन क्या दिया हुआ है? Cu और प्लस क्या दिया है? H2O। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो हम आपको इज्जत से समझाते हैं, एकदम मोहब्बत से, प्यार से समझाते हैं, ठीक है। देखो बता देंगे तो इससे मोहब्बत हो जाएगी, आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है, और लेके भाग जाओगे इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में ना। देखो क्या है यहाँ पे? CuO है और यहाँ पे क्या है? H2 है। अब यहाँ देखो हमने एक बात बताया था आपको, क्या बताया था? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बताई थी। पहली बात तो उपचयन समझो। उपचयन होता क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का क्या हो? वियोग हो। जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का क्या हो? वियोग हो, वो क्या कहलाता है? उपचयन।
अपचयन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का क्या हो? वियोग हो। जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का क्या हो? वियोग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। उदासीनीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे? उदासीनीकरण किसे बोलेंगे? जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिल जाए और लवण बनाए, ठीक है, और जल बनाए, वही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, अभी बताते हैं। पहले रेडॉक्स कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रही समस्या आपके पास एक क्या, कि सर इसमें अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है? भाई समझना, ये तो एकदम नहीं होगा। अब इसी तीनों को देखना है कि तीनों में से अगर दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स हो जाएगा, अगर दोनों में से एक हो रहा है तो भाई इन दोनों में से एक होगा। देखो समझो, यहां पे आप समझो, यहां पे क्या है? कॉपर है, ठीक है। अभी यहां कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। अब बात समझो कैसे ग्रहण कर रहा है। भाई ये जब किसी से सहयोग करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, जब इसको स्वतंत्र होना है तो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपनी स्थायी कक्षा पूरा करेगा, यानी ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे वो अभिक्रिया में, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे? वो ग्रहण करे, वो आपका क्या कहलाता है? अपचयन। और जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे वो क्या कहलाता है? उपचयन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी भाई? ये अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? अपचयन। जब उपचयन ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर क्या कर रहा है? ग्रहण करके अपने स्वतंत्र हो रहा है, मतलब भाई फ्री हो रहा है। जैसे आप लोग होते नहीं हो घर पे, खा पी लिए, यानी 2 रोटी 3 रोटी खा लिए और स्वतंत्र हो गए, दिन भर घूम रहे हो। तो ये भी क्या करता है भाई? मम्मी से 2 रोटी मांगा, मम्मी से 2 रोटी मांगा और स्वतंत्र हो गया, दिन भर घूम रहा है, यानी कौन सी अभिक्रिया आ गई आपकी? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए 7वें की ओर चलते हैं। 7वें की दुनिया क्या कहती है? ध्यान समझिए। कह रहा है कि समीकरण CaCO3 रिएक्शन CaO, ठीक है, CaO और प्लस CO2, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, कह रहा है कि किस प्रकार की समीकरण है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप बोल सकते हो किस प्रकार की समीकरण है, ठीक है। एक बोल रहा है कि वियोजन है, उभयगामी है, संयोजन है, प्रतिस्थापन है। तो एक बात समझो मेरे भाई, एक चीज आप नोटिस करो, यहां पे क्या हो रहा है? एक पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है, ठीक है। जब कोई एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है वियोजन। क्या कहलाती है? वियोजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये तीनों गलत होंगे, ये आपका राइट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जब कोई एकल उत्पाद या एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूटता है तो उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन। जैसे हम कहे ना, जैसे कि अभी 2 व्यक्ति हैं, मतलब एक पति है पत्नी है, ठीक है, दोनों की शादी ब्याह हो गई, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दोनों की शादी हो गई, मतलब एक हो गए दोनों लोग, तो वो हो गया संयोजन। क्या हो गया? संयोजन। अब बात विवाद हुई दोनों में, ठीक है, बात विवाद हुई, पुलिस चौकी थाना हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, वहां पे जाने के बाद उन लोग का तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक। तो कोई ये वाला एक चीज अपने रास्ते होगा, एक लोग अपने रास्ते होंगे, होंगे कि नहीं? कोई लड़की वाले अपने तरफ होंगे, लड़के वाले अपने तरफ हो जाएंगे, यानी दोनों में क्या हो गया? वियोग हो गया। जब एक पति पत्नी 2 लोगों में बट गए तो आपका कौन सी क्रिया कहलाएगी? वियोजन क्रिया। सिंपल सा है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर देखो, ठीक है। 8वां नंबर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीवन में है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, ठीक है। कोई एक तत्व है, क्या है? तत्व है जिसका रंग कैसा है? भूरा है और चमकदार है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है, इसको वायु की उपस्थिति में क्या करने पर? गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। कितने रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए, क्या होगा भाई साहब? कोई X कोई तत्व है जो कैसा है? भूरे रंग का चमकदार तत्व है, भूरे रंग का चमकदार तत्व है, और क्या करते हैं? जब उसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं,
ठीक है, तो वो काले रंग का क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो ऐसी मतलब इसमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो काला हो जाता है? भाई सोडियम तो नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, कौन जिंदाबाद है बताओ, कौन जिंदाबाद है भाई? मोदी जिंदाबाद है कि योगी जिंदाबाद है? ठीक है, तो कौन जिंदाबाद है भाई? यानी कॉपर जिंदाबाद है। कॉपर को क्या करोगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, ये भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है ना, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो काला रंग प्राप्त होगा, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, ये कॉपर कैसा हो जाता है, काले रंग का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 8वां के बाद 9वां नंबर देखो। 9वां क्या बोल रहा है भाई, ध्यान समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया, मान लेते कोई पदार्थ है ए है और कोई पदार्थ क्या है बी है, ये मिलके क्या बना दिया ए बी। ठीक है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में ये जो दोनों लोग भाग लिए हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, जरा बताओ तो क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई, भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन, अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद। भाई इधर अभिकारक उत्पाद तो बना नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, अभिकारक उत्पाद बना नहीं है, उत्पाद उसको बोलते हैं, तो कौन जिंदाबाद है बताओ, अभिकारक। कौन जिंदाबाद है मेरे भाई, अभिकारक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक, जो बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपके, ये भी 5 करोड़ का कर दें, चलो 5 करोड़ का है। अब बताना जरा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोई ऐसी अभिक्रिया जिनके पदार्थों के बीच यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, जैसे होता है ना घर में, एक आपका ये घर है, एक बगल वाला घर है, तो जैसे इनके यहाँ राशन कुछ नहीं है, जैसे आटा वगैरह नहीं है, चावल वगैरह नहीं है, तो ये अपने बगल वाले घर से क्या ले लिए, थोड़ा सा आटा ले लिए, बहन हमें ये आटा दे दो, जब हमारे यहाँ आएगा तो हम आपको देंगे। तो क्या कर रहे हैं, राशन का अदला बदली कर रहे हैं, मतलब राशन यहाँ का राशन वहां जा रहे हैं, वहां का राशन यहाँ रहे। यहाँ पर भी ऐसे कुछ यौगिक महापुरुष लोग हैं, कुछ ऐसे महापुरुष लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं जो धरती को बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो उन्हें मेरे भाई हम आपको सच बता दें, संयोजन बता देना, जब 2 लोग शादी विवाह कर लिए, एक हो गए तो वो संयोजन, वियोजन जब उनका तलाक हो गया तो वो वियोजन, और देखो विस्थापन का मतलब भी बताते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन से मेरे लाल, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब जानते हो, जैसे आप आपके घर में कोई बगल वाला है, आप गए मार के उसका घर जो है वो हड़प लिए, उसको भगा दिए और स्वयं जाके वहां रहने लगे, वो आपका विस्थापन कराता है। तो ऐसा केस है नहीं, यहाँ पे अपन राशन बदली बदला कर रहे हो ना, तो जब राशन बदली बदला होगी तो यहाँ द्विविस्थापन होगी मेरे भाई। देखो एकदम घरेलू भाषा में समझो मेरे भाई, तुम लोग कहीं अपने क्या कहते हैं अपने एरिया का राजा थोड़े हो। ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं हम लोग, समझ गए ना, द्विविस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो 10वें के बाद 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है मेरे लाल। ठीक है, कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर रहा है, नीला, मतलब समझो लाल, ये लाल है, लाल को क्या कर दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, लाल को नीला कर दे रहा है, लाल को क्या कर दे रहा है, नीला। अब समझो, जब लाल को नीला करेगा, ठीक है, जब लाल को क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, इसका पीएच मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। जरा समझो, जरा एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं, जब कोई यौगिक, कोई या लिटमस नीले को लाल कर दे, नीले को लाल कर दे, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है,
अगर कोई यौगिक नीले को लाल कर दे तो इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होगा 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा, और उस केस में इसे बोलेंगे अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। ठीक है। और जब लाल को नीला कर देगा तो ये आपका कहलाएगा भाई, यानी इसका जो पीएच मान होगा, इसका जो पीएच मान होगा, ठीक है, इसका जो पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक, यानी ये क्या कहलाएगा आपका, क्षारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारी। अब समझो, ध्यान समझो मेरे भाई, जब कोई लिटमस हो, जो कोई लिटमस हो, अगर नीले को क्या कर रहा है, नीले को लाल कर रहा है, नीले को लाल कर रहा है तो 7 से कम, तो उस केस में क्या होगा, अम्लीय। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आ जाता है कि कोई विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 7 से कम। ठीक है। या ऐसे पूछ ले कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। यानी देखो, लाल को अगर नीला करेगा तो वो क्षारी होगा, और क्षारी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक इसमें कौन है, देखो ये दोनों आपका कैसे हैं, अम्लीय है। ठीक है, क्या है, अम्लीय है। ये कैसा है, उदासीन है। कैसा है मेरे भाई, उदासीन है। ये कैसा है, क्षारीय है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी अगर कोई विलयन लाल को नीला कर रहा है, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, तो उसका पीएच मान कितना हो सकता है, 7 से अधिक होगा। और इसमें 7 से अधिक कौन है, 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 7 उदासीन, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से कम मतलब अम्लीय। ठीक है, चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है। देखो मेरे भाई, कौन लवण है, ध्यान समझो। HCl आपका क्या है, ये तो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक है, जिसमें OH लगा हो वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है भाई साहब, आपको बता दें, अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका क्षार है। अब उसके बाद देखो, ये भी एक प्रकार का क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी आपका क्षार है। ठीक है, तो बचा कौन, जो बचा वही सिकंदर। ठीक है, जो बचा वही सिकंदर, यानी K2SO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना प्यार से, कितना मोहब्बत के साथ इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत प्यार से। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। भाई HCl अम्ल है। ठीक है, चलो ये तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। NaOH क्या है, क्षार है। जिसमें OH समूह आ जाए वो क्षार है आपका। यहां भी OH है, ये भी क्षार है। ठीक है, तो बचा कौन, जो बचा वही सिकंदर। जैसे युद्ध होता है ना, सब मर गए, जो बचा वही राजा। ठीक है, तो यही बात है। यानी K2SO4 जो है वो आपका क्या है, लवण है। ठीक है, लवण। ये बनता कैसे है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराओ तो आपका लवण बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब कहोगे सर ये हम बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप रहने दो, हर क्वेश्चन आप ही थोड़ा बताओगे, कुछ क्वेश्चन हमारे भी लगा दो। बेटवा ऐसा है ना, बताओ, तुम ही बताओ, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, आप बताओ। अभी पीछे बताया ना, अगर अम्ल रहेगा तो 7 से कम, क्षार रहेगा 7 से अधिक, अगर उदासीन आ गया तो 7 मेरे भाई। कैसा, 7। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, उदासीन बोल दिया 7 पे टिक मार देंगे। कोई दिक्कत समस्या हो तो हमें खबर पहुंचाना, सर जंगल में कोई दूसरा आदमी आ गया है जो बोल दिया कि नहीं सर 0 होता है, ऐसा कुछ नहीं है, 7 होगा। ठीक है, यानी किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। जल का पूछ ले आपसे, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, रट लो एकदम से। ठीक है, ये तो कैसा है भाई, ये 5 और 0 आपका कैसा है, उदासीन है। ठीक है, ये आपका कैसा है, सॉरी ये उदासीन क्षारी अम्लीय है, ये आपका क्या है, क्षारी है। तो कौन सही होगा, उदासीन, यानी 7 होगा। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। बेटवा इसको तुम बताओ,
कब्बे का हम बता रहे हैं। क्या बोला है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम हनुमान जी वाला क्वेश्चन है। पेपर में आ गया एकदम गदा लेके एकदम मांझ दोगे, ठीक है। पेपर में नहीं आया मुंह बना के आओगे, कहोगे सर आप जितना पढ़ाए थे नहीं आया, ठीक है। चलो यहां पे क्या है, NaCO3, ठीक है, NaCO3, ठीक है, सॉरी CaCO3, NaHCO3, NaNO3। एक बात हम बताएं आपको, ठीक है, बेकिंग सोडा की कहानी बताते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा की कहानी बताते हैं मेरे लाल, ठीक है। कहोगे सर बता दो सर, ठीक है। बेकिंग सोडा का अगर आपसे अणु सूत्र पूछे तो साहब इसका होता है NaHCO3। इसका नाम क्या होगा साहब, ये भी बता दो। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम, ये रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। Na से मतलब सोडियम, क्या होगा मेरे लाल, सोडियम। H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। देखो एकदम मोहब्बत से बता रहे हैं, प्यार से समझना, ठीक है। चलो अब यहां पे सोचो, ये आ गया। उसके बाद इसको एक नाम और जानते सर, कहोगे क्या सर आप भी मजाक करते हैं। सोडियम ऐसे जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, सोडियम जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हाइड्रोजन का मतलब होता है बाई, और ये क्या है आपका, कार्बोनेट। देखो बहुविकल्पी बताना आपका बहाना है, पूरी चीजें बता रहे हैं कि सोडियम बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होगा। अणु सूत्र पूछेगा तो मारोगे NaHCO3। कौन सा ऑप्शन सही है, C नंबर आपका राइट है, ठीक है। मार दे, खाली हो गए। अच्छा बेटवा अगर तुमसे ये पूछ ले कि बताओ सर इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तब तो फंस गए। कहोगे सर जी हमारे तो बताए थे, बस खाली NaHCO3 बताए थे। भाई इसका नाम समझो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप बोलोगे सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आपका होता है सामान्य नाम की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा। और बताए खाने वाला सोडा मेरे लाल, खाने वाला सोडा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। मंजिल बहुत दूर है मेरे भाई, 2 महीना 2.5 महीना है, ठीक है, आपको वहां तक पहुंचाते हैं फटाफट। करण निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक कौन है, करण निम्नलिखित में से खतरनाक आदमी कौन है, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर लोग जाते हैं ना, कहते हैं इसमें जितने लोग हैं बहुत लोग सज्जन होंगे, बहुत लोग खतरनाक होते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन खतरनाक आदमी है, मतलब बिना जाति वाला कौन है। देखो बात बताएं, चूना पत्थर जो है मेरे भाई ना, चूना पत्थर और खड़िया, कौन है, खड़िया और संगमरमर, तीनों एक ही वैरायटी का आदमी है, तीनों एक ही वैरायटी यानी सेम है। क्या है, सेम। सबका सूत्र होता है CaCO3। अब एक बचा, हमने क्या बोला था आपको, जो बचे वही सिकंदर, ठीक है। अब देखो क्लास में सब खाली हो गए, ठीक है। जैसे क्लास बोल दिया कि कौन इसमें से खतरनाक आदमी है, ठीक है, तो सब बैठे रह गए, जो भाई है वो खड़ा हो गया, ठीक है, जो खतरनाक है वो खड़ा हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत खतरनाक आदमी है। कैसे खतरनाक है, जब तुम सोचो कि जब तुम्हें कभी छत पे जाओ और छत पे से कूद जाओ, जब छत पे से कूद जाओगे तो कहोगे सर मेरा हाथ टूट गया, सर आप कैसा राय देते हैं। अब हाथ टूटा, गए हॉस्पिटल में गए, वहां पे प्लास्टर चढ़ा है, क्या चढ़ा, प्लास्टर। अब जब हाथ में प्लास्टर चढ़ के आएगा ऐसे कहोगे हाँ सर यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र भी बता दे, चलो इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो भाई बी जाति मतलब ये दोनों तीनों सेम है, ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, ठीक है, यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है, किसका होता है, अम्लीय होता है, क्षारी होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। जैसे सुबेरे सो के उठ रहे, गए नीम का दातुन तोड़ लाए, और उसको कर रहे हो, तो भाई क्या है वो, अम्ल है थोड़ा। जैसे रात भर में खाना वाना खाए, आपके दांतों में अम्ल जम जाता है, क्या जम जाता है, अम्ल। अब अम्ल को दूर करने के लिए, ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो राक्षस को मारने के लिए भगवान पैदा होंगे, तो भाई आपके दांतों में राक्षस जम जाते हैं। और ये जो छारी नहीं है, ये भगवान है, आपके दांतों को जो मैल होता है उसको दूर करता है। तो जो आप पतंजलि मंजन ले लो, क्लोजअप ले लो, एक बार करो, उसके बाद, ठीक है अब इतना नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार खुद ही समझ जाओगे। तो दांतों को साफ करने के लिए
किस दंत मंजन का उपयोग करता है, मतलब अम्ली, क्षारी, उदासीन। ठीक है, तो अम्ली नहीं, लवण युक्त भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी क्षारी। तो क्षारी हम लोग टूथपेस्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्षारी का मतलब होता है तीखा या कड़वापन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। अब कहोगे सर बच्चों वाला क्वेश्चन आप मन लेके आया करो। ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ो है, अब तुम बड़े हो गए हो क्या, तुम भी तो बच्चे ही हो। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कहोगे सर ये अभी बताए थे पीछे ना, लेकिन मेरा दास बहुत कमजोर है, फिर से बता दो। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बताओ, आप बताओ। हमने बोला था 7, क्या होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। बार बार बता रहे तुम्हें, शुद्ध जल का पीएच मान कई बार पूछा गया है पेपर में मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं ना। ठीक है, फटाफट बताते हैं। आ जाओ 18 नंबर की दुनिया में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति में पाया जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा सूचक है, तो जो भाई हल्दी होता है ना, ये एक सूचक की भांति कार्य करता है। सूचक क्या होता है भाई, ये डीप में बताना पड़ेगा, ये नहीं, बस आप इतना समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी है ना, हल्दी हल्दी आप लोग जानते हो घर में जो यूज होता है वही हल्दी है। ठीक है, तो हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। अब ये मत कहना कि सर हमारे पापा तो दुकान से लाते हैं, भाई दुकान से लाए जहन्नो से लाए, उससे नहीं मतलब, भाई वो प्राकृतिक सूचक है तो है। ठीक है, चलो हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। अब ये पूछा गया है मेरे भाई क्वेश्चन में। ठीक है, पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बता दो मेरे भाई। ठीक है, कारण निम्नलिखित में कौन सही है, भाई कौन सही है, तुम सही हो या ये सही है। ठीक है, बताओ कौन सा सही है, गलत नहीं कर रहा है, कौन सा सही है। तो एक बात समझो। ठीक है, Na CO3.5H2O क्या ये सही है, Na2CO3.10H2O ये सही है, NaCO3.7H2O ये सही है, NaCO3.2H2O ये सही है। पहले तो बात समझो। ठीक है, बात समझो, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है। अब कहोगे सर क्यों, कौन बचा, ये बचा बी नंबर, यानी यही राजा होगा। कहोगे सर ये किसका सूत्र होता है, आप सोचो, Na2CO3.10H2O ये किसका होता है, ये होता है धावन सोडा का। किसका होता है, धावन सोडा का। ठीक है, सोडा का सूत्र, तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, फटाफट चलते हैं। अब ये बताओ तो जाने मेरे लाल। ठीक है, ये बताओ तो जाने। ठीक, कहोगे सर बच्चों वाला क्वेश्चन मत लाया करो। ठीक है, बहुत बोरिंग लगता है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन तुमको लग रहा है का, पेपर में इतनी बार आता है, लोगों का हवा टाइट करके रखा हुआ है, कितने लोगों को नींद हराम करके रखा हुआ है, तुम्हें बच्चों वाला क्वेश्चन लगता है ये। देखो करा दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बता के देखो, बताओ दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बताओ। दही खाते हो ना कि नहीं खाते हो, मट्ठा खाते हो नहीं खाते हो, चलो ठीक है, खट्टापन होता है भाई, अम्ल है ना, जिसमें खट्टा हो वो अम्ल है। दही में चीनी मिला के खाते हो जिससे खट्टा ना लगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सीधा साधा सारी दुनिया को मालूम है, तुम्हें भी पता होगा, सारी दुनिया जानती है। यहां से जाके मोदी से भी पूछोगे तो कहेगा हाँ भैया लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो भाई दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ये फर्जी सा क्वेश्चन है। चलो अब ये बताओ, ये भी तो तुम्हें जानना होगा। ठीक है, जानना होगा भैया, करे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। लो ये कहां से क्वेश्चन उठा के लाए हैं सर आप, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन लाए, हम बता देंगे, हमारे छोटे छोटे भाई लोग बता देंगे। अरे बताओ तो जाने तो। ठीक है, तो चीनी का सूत्र हम इधर बताएं तो बताना आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही है। चीनी का क्या सूत्र होता है, C12H22O11। मेरे साथ बोलो लाल, मेरे साथ बोलो। ठीक है, C12H22O11, मेरे साथ बोलो, C12H22O11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, C12H22O11। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो, कहना ना पड़े मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान समझो। कारण निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी
करने के लिए किया जाता है। जैसे आप घर में पुट्टी उट्टी वगैरह कराते हो, पेंट उट कराते हो, सफेद, ठीक है, तो घर में छोड़ो चूना होना जानते हो? चूना कहोगे हाँ सर चूना जानते हैं। चूना दो प्रकार का होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaO, और एक बुझा हुआ चूना जिसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैसे तैयार होता है सर? ऐसे चूना, खाली ऐसे चूना रहेगा तो CaO, पानी में मिला देंगे तो CaOH का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। अब जब सोचो कि दीवार को पेंट करना है, दीवार को तुम ही पेंट करोगे, हम नहीं करेंगे, आएंगे तुम्हारा घर दीवार पेंट करने, ठीक है, तो जब तुम उसको पेंट करोगे तो चूने में पानी मिलाओगे, जब पानी मिला दिया तो क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। दीवार पे कौन सा पेंट होता है भाई? दीवार पे सफेदी कराने के लिए। कैसा कराने के लिए? दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 80 करोड़ वाला क्वेश्चन। अब सोचोगे करोड़पति में भी तो 7 करोड़, आप सर जी 80 करोड़ दे रहे हैं। अरे यार राज अपनी है तो तुम्हें देने में क्या फर्क है? बोरा बोरा पैसा रखा हुआ है घर पे, तुम्हें एक बोरा दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? देखो एक चीज बताएं आपको, कह रहा है कि कौन इसके साथ, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता, मतलब मिलता उलता नहीं। देखो क्लास में बैठे होते हैं ना, सब किसी इस लड़की से बात करते हैं, कोई इस लड़की से बात करता है, कोई व्यक्ति ऐसे सिंगल बैठा रहता है, तो ये पूछा इसमें कौन सा सिंगल आदमी ऐसा है कि जो लड़कियों से बात नहीं करता, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उसको बुलाती है लेकिन जाता होता नहीं है। कौन एकदम सज्जन आदमी पुरुष है? कौन है भाई? तांबा के साथ तो कर लेता है भाई, प्यार मोहब्बत की बातें तांबा के साथ ऑक्सीजन कर लेता है, गोल्ड के साथ नहीं करता। गोल्ड क्या करता है? समझौता नहीं करता भाई, हम सोना है तो हैं, हम सोना है तो हैं, हम तुमसे कहे मिले भाई। तो याद रखना कि जो ऑक्सीजन होता है यानी O2 जो है वो गोल्ड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आप जिंक के साथ देखे होगे पोटेशियम, जैसे कैसे, जैसे तांबा के साथ देखे होगे CuO देखे होगे, जिंक के साथ ZnO देखे होगे, इसके साथ देखो KOH देखे होगे नहीं, ठीक है। तो इन सभी के साथ देखोगे क्या गोल्ड मतलब, अरे बेटवा सोना होता है। क्या होता है? सोना। सोना बाबू जानू ये वाला नहीं, सोना, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, जो गले में पहनते हैं, ठीक है। चलो ये होता है ना, तो सोने के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करता यानी सहयोग नहीं करता। स्क्रीनशॉट लीजिए, चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? अब देखो खनिज अयस्क, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, अगर ये बताने हम लोग चलेंगे तो है, देखो वीडियो जानते हो ना बहुत बड़ी हो जाएगी मेरे भाई। देखो धातु का अयस्क, ठीक है, मतलब जो बॉक्साइट होता है किस धातु का अयस्क होता है? लोहा का होता है, कैल्शियम का होता है, सोडियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है। तो ध्यान समझो, ये जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये बताओगे, ये बता दो, एकदम एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है, 2024 में पेपर में आया भी था, लेकिन कुछ हिंदी में लिख कर आया था, यहाँ पे हम उसका सूत्र लेके आए हुए हैं। तो थोड़ा सा सोचोगे कि अब तो भाई हमारी तो लग पड़ी है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो एक बात समझो, ठीक है, ये सभी आपकी क्या है? धातुएं हैं तीनों, ये तीनों क्या है? धातु है। अब कैसे पता चला हमें साहब? भाई आयरन क्या होता है? धातु। कॉपर क्या होता है? धातु। निकल क्या है? धातु। कौन और उपधातु हुआ? ये आपका है एंटीमनी। कौन सा है? एंटीमनी, ठीक है। ये आपका क्या है? उपधातु है। कैसा है? उपधातु है। चलो ये पेपर में कई बार पूछा है कि एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है, ठीक है। चलो 26 नंबर भाई, सुनो सुनो, ये तुम्हारे दिल की बात है, ठीक है। तुम्हारी दिल की बात क्या है? शुद्ध सोना। भाई सोना को किसको नहीं पसंद है? 1 किलो मिल जाए तुम्हें तो तुम तो भाई सोचोगे क्या ही पढ़ाई करें हम। सोना सबको पसंद है। करें शुद्ध सोना को व्यक्त कर किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट में। तो दुकानदार क्या बोलता है ना, भैया ये जो सोना नहीं है ये 24 कैरेट का है, इससे कम नहीं हो सकता, 24 कैरेट का। तो किसी सोना को व्यक्त करने के लिए हम लोग
24 कैरेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 24 कैरेट का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में है, देखो कई बार आया हुआ है ना। तो यानी सोना को व्यक्त करने के लिए भाई हम 24 कैरेट की बात करते हैं। तो वो जो सोनार होता है वो बोलता है, सोना देते समय बोलता है कि ये जो सोना एकदम प्योर 24 कैरेट का है, एकदम प्योर, इसमें कोई अशुद्धियां अलग से नहीं, हालांकि मिलाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो नॉर्मल जो कोई भी सोना हो, आप सोना से कोई आभूषण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसकी आकृति ही नहीं बनेगी। आपको कोई आभूषण बनाने के लिए अन्य धातु उसमें मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 24 कैरेट का बोलते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लो भैया, अब तुम्हारे सामने ये समस्या भरी क्वेश्चन आ गया। 27 नंबर कह निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? किस धातु को? यहाँ धातु लिखी हुई है ना। अब कहोगे धातु सर, धातु जो होता है उसको हम चाकू से कैसे काटेंगे? ठीक है, तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ। आज तुम्हारे दिमाग का टेस्ट करते हैं। आयरन मतलब होता है लोहा, क्या होता है? लोहा। कापर मतलब होता है तांबा, ठीक है, तांबा। एक बात बताओ, क्या चाकू लेके इन दोनों को काट सकते हो? क्या नहीं काट सकते। दो ऑप्शन गए, तीसरा आ जाओ। ये है कैल्शियम और ये है लिथियम, ठीक है। कैल्शियम, लिथियम। कैल्शियम भी धातु है, इसे भी चाकू से काट नहीं सकते। लिथियम भी धातु है, लेकिन इसे चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब किन्हें किन्हें चाकू से काट सकते हैं? तो सोचो, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भाई चाकू से काटा जा सकता है। चाकू लेकर सोडियम को काट सकते हो, लिथियम को काट सकते हो, पोटेशियम को काट सकते हो, लेकिन इन सभी को काट नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप नोट करोगे। देखो, एक क्वेश्चन का कई क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम। देखो पूरा देखो, पेपर में ये तो नहीं कहेगा कि भाई लिथियम ही आ जाए, सोडियम आ गया, तब आप सोचोगे कि सर लिथियम बताए थे, सोडियम आ गया। तो लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे ख्याल से लिथियम और सोडियम आता है, पोटेशियम को उतनी जिक्र नहीं करता है मेरे भाई, लेकिन लिथियम सोडियम को बराबर पूछता है आपसे। चलो 28 नंबर देखो। धीरे धीरे अपने 50 क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंचेंगे। धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन तक जाना है और पेपर में एकदम ताप करके आना है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन, सॉरी मेरे भाई, ठीक है, सॉरी। निम्न में से कौन अधातु है? क्या है? अधातु। लोहा बताओ धातु है, चलो माना हमने सर धातु है। एल्युमिनियम, गोल्ड भी क्या है? धातु है। तो कौन बचा? जो बचा वही सिकंदर। देखो कितने प्यार से लग रहे हैं क्वेश्चन ना। लोहा आपका क्या है? Fe जो है वो धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है। तो कौन बचा? कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। कैसा है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। मेरे साथ बोलो, कार्बन क्या है? अधातु है। लेकिन हाँ, कार्बन की एक बहुत बड़ी कहानी है। कार्बन और उसके यौगिक जब आप लोग पढ़ोगे तो कार्बन का बहुत बड़ा इतिहास है, समझ रहे हो। कार्बन कहता है भैया इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। कार्बन के साथ जैसे हाइड्रोजन के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है ना, ऐसे कार्बन के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। तो कह रहे चलो, कहते ना कि जिसको जलन होती है वो क्या करता है, इनके साथ नाइंसाफी हुआ ना, एक एक कक्ष किताब लिख दिए लोग कि चलो मेरे पे तुम एक किताब पढ़ोगे। जैसे लोहा, गोल्ड, इन सब पे किताब नहीं पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इतनी मोटी सी पढ़ोगे आप। तो कार्बन का इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है। उनके बारे में कम ही बोलो, जितना बोलो कम ही है। चलो आ जाओ 29 नंबर। करे कौन सा उपधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? कौन सा अधातु? सॉरी, ये का सनक गए हैं क्या भाई? हम बार बार उपधातु बोल रहे हैं, अधातु लिखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग कहोगे सर हिंदी पढ़ने नहीं आता आपको, भाई क्या ही बताएं। कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? कौन सा अधातु? तो मेरे भाई, ठीक है, हम आपको बता दें, अगर कह दे द्रव अवस्था में पाया जाए, किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। अधातु पूछेगा, कैसा पूछेगा? अधातु। तो ये होता है आपका ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। इसको दिखाते हैं Br से, ये ब्रोमीन होता है, ठीक है।
अगर यही पूछ ले सर कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। इसका Hg दिखा से, इसका एक नाम और है पारा। क्या बोलते हैं इसको? पारा। कहोगे ना हमारा पारामासन कहो, नहीं पूरे घर को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ये पारा है ना। तो अगर आपसे धातु पूछता तो आप किसको टिक करते? सच बताओ, पारा को टिक करते। पूछ क्या रहा है आपसे और धातु पूछ रहा है, तो कौन सा? ब्रोमीन। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए 29 के बाद 30 की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कहां तक कौन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो मेरे भाई हम आपको बताएं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है? जैसे क्लास में टीचर पहुंचे, कहे भाई इतने जितने लोग बैठे हो इसे लाइन लगा करके कौन सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, तो उसमें हाथ उठेगा। सर मेरा नाम पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो कहेंगे भाई हम पोटेशियम है, तो कहेगा पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। लो ये आंसर आ गया। जो अधिक झगड़ा करने वाले लोग होंगे, मतलब जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, किसी से जाकर अभिक्रिया कर लिए, कहीं कोचिंग से बाहर निकले लड़ भिड़ गए, किसी से देखें झगड़ा हो रहा है उसमें लड़ भिड़ गए, तो ये ऐसे आदमी आपके पोटेशियम है। पोटेशियम हाथ उठा के बोलेगा कि भाई हम ही है, ठीक है? भूल तो नहीं गए हमें, ठीक है? पोटेशियम। ठीक। एक और आदमी होता है, कभी ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम, क्या पूछ लेता है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे कम पूछेगा तो आपका आ जाएगा गोल्ड। क्या आ जाएगा? गोल्ड, यानी सोना। ठीक है, सोना आपका क्या है? सबसे कम है। सोना आपका क्या है? सबसे कम है, सबसे ज्यादा पोटेशियम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। अब कहोगे ये एकदम तुम्हारे घर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ठीक है, 1 ग्राम सोना ले लो। पहली बात, तार बनाना है, पता लगा तुम्हें 1 ग्राम सोना दो लेके भाग जाओ, भागना नहीं। 1 ग्राम सोना से आपको क्या बनाना है? कितना लंबा तार बनाना है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देखो पहली बात तो सोने से तार बना रहे हैं। सोने से क्या बना रहे हैं? तार। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार हम बना सकते हैं। कितने किलोमीटर लंबा भाई? 2 किलोमीटर लंबा। सोचोगे कि सर कितना महीन बना होगा। ठीक है, और इस गुण को, मतलब ध्यान समझो, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने के गुण को बोलते हैं तन्यता। तो ऐसे पूछ सकता है, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने के गुण को क्या बोलते हैं? तो तन्यता। तो ये तन्यता गुण होता है कि 1 ग्राम, भाई ये तन्य होती है, सोना कैसे होता है? तन्यता इसमें अधिक पाई जाती है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तक की तार बना सकते हो लंबा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? अभी मेरे भाई अभी बताया है ना कि छत पे से कूद जाओ, हाथ तोड़ लो, जाओ हॉस्पिटल में, तुम्हें क्या करेंगे? प्लास्टर चढ़ा देंगे। वही आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। समझ रहे हो ना? ठीक है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब वही कह रहा है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, मतलब किसको गर्म करते हैं भाई? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ध्यान समझो, ध्यान समझो। बिरंजक चूड़ को एकदम नहीं करते, चूना पत्थर को एकदम नहीं करते, कच्चा चूना को तो एकदम छूबे नहीं करते, तो कौन बचा? जिप्सम। अब कहोगे सर तुक्का तो मार नहीं रहे हैं आप। जब हम आप जिप्सम को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब कहोगे साहब कभी कभी कहेगा निम्नलिखित में से जिप्सम का सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये बनाएगा क्या? Ca। ठीक है, अब किसके साथ अब क्रिया कराए ये मायने नहीं रखता, बस हम आप समझो कि ये जिप्सम होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम बना रहे हैं यहाँ पे CaSO4.12H2O। क्या होता है मेरे भाई? हाफ H2O। तो ध्यान समझना, ये जिप्सम का सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो कभी पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तो CaSO4 हाफ H2O है, हाफ H2O। अब अगर आपसे पूछे कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जिप्सम को आप जब गर्म करोगे तो ये आपका बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 के बाद 33 नंबर की ओर चलते हैं भाई। करें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, इसमें करेक्ट कौन इसमें से प्राकृतिक पदार्थ है? देखो प्रकृति में जो प्रकृति में पाया जाए, तो भाई देखो लिथियम तो प्रकृति में पाया जाएगी नहीं, सोडियम प्रकृति में पाई जाएगी नहीं। भाई देखो जब तत्वों की खोज हुई, ठीक है, अब ये नहीं चलेंगे, आवर साड़ी की बात हम नहीं करेंगे, ध्यान से समझो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा है। सब तो नाम तो सुना ही होगा, कहते हैं ना नाम तो सुना ही होगा, जब कोसों कोसे दूर हमारी बात चलती है तो एक ही नाम आता है हीरा। ठीक है, कौन सी नाम आता है? हीरा। तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, आप इसे पढ़ के जाना पेपर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 33 नंबर ये है। 34 नंबर की बात कर लें। 34 नंबर क्वेश्चन मेरे लाल क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो एक चीज समझो, कार्बन और हाइड्रोजन मिल, देखो भाई कार्बन के साथ भी धोखाधड़ी हुई है। कहोगे यस सर बहुत धोखाधड़ी हुई, कैसे हुई है? कहानी पे नहीं जाते। कार्बन के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है। सोच लो कार्बन एक बहुत कहते हैं ना कि उसको बहुत बेइज्जत किए हैं लोग। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन को भी सेम टू सेम दोनों लोग, तो ये दोनों लोग आपस में मिले, कहते भैया ऐसा काम करो, तुम्हारो बेइज्जती हुई है हमारो बेइज्जती हुई है, चलो दोनों लोग मिल जाते हैं। जिसने भी बेइज्जती किया है किसी को छोड़ते नहीं है, सबको सबक सिखाते हैं। और आज जो केमिस्ट्री से तुम्हें डर लग रहा है ना, इन दोनों की वजह से, आज केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना, तो इन दोनों की वजह से जिंदगी बर्बाद करके रखे हुए हैं तुम्हारे। जिन्होंने एक कार्बनिक रसायन बना दिया, कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन, दोनों मिलके गुस्सा होके। ठीक है, तो देखो आयनिक यौगिक नहीं, ये हाइड्रोकार्बन बनाते हैं ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन हो कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो? कार्बन हो, और ये दोनों जब संयोग करेंगे तो क्या बना देंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कोई यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, तो एक बात बताते हैं, ये कार्बन से रिलेटेड है ना। कार्बन तो भूपरिपटी मतलब भूमि पे, ठीक है, जो कार्बन की मात्रा है वो 0.02% है। ठीक है, और वायुमंडल में ठीक है जो कार्बन की मात्रा है वो 0.03% है, लेकिन किसके रूप में? यह है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितनी है? 0.3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर आपका राइट होगा। यही आपसे पूछता कि कार्बन की जो उपस्थिति है भूमि पे यानी भूपरिपटी पे, तो वो 0.02%। अब इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो 35 के बाद 36 की दुनिया में चलते हैं मेरे लाल। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत प्यारा सा, बहुत सुशील सा क्वेश्चन का है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। ये देखो, अगर तुम इसको नहीं बता पाए ना, सच बता रहे हैं, मोबाइल में घुस जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें सुहराएंगे इसे, तो बेटवा बहुत तेजस्वी हो तुम कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तुम। अगर इसका जवाब सोचना, अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के कहना कि सर हमें नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। ठीक है, और समझ लो मोबाइल में घुस के तुमको गले लगाएंगे, मोबाइल में घुस जाएंगे और कहेंगे आओ बेटा गले लग जाओ, मेरे छाती से गले लग जाओ एकदम से। ठीक है, कि ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, बताओ इतने तेजस्वी लोग हो तुम। चलो क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र भाई दुनिया जानती है मेरे लाल, H2SO4 होता है। तुम्हें नहीं पता है तो पता करो, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, फर्जिस क्वेश्चन है, चलो आगे चलते। चलो अब कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, एक मिनट, वही आगे का क्वेश्चन तो एक मिनट रुक जाओ, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये तो 36 नंबर वही बताया ना भी आपको। ठीक है, 36 बाद 37 नंबर। चलो करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल। ठीक है, अम्ल मतलब जो स्वाद में खट्टे हो। ठीक है, समूह कौन सा है? इसमें से कौन सा समूह ये है? तो एक बात समझो, एक बात समझो आप लोग, ये जो CHO समूह है वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है। अब कभी आपसे पूछे कि एल्डिहाइड समूह है तो CHO एल्डिहाइड समूह है। COO या आपसे पूछे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक है।
कार्बोक्सिलिक है। अब देखो पेपर वाला कितना बुद्धिमान है बेटवा, इस चारों देखो क्वेश्चन भी दिया है उत्तर भी दिया है, तुमको क्वेश्चन भी दिया है उत्तर भी दिया है, बस आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में से उत्तर को पहचानना है। सब दिया है, वो सब कह रहे बेटवा हम सब तुमको दे दिए, अपनी पूरी जिंदगी तो हमारे दांव पे लगा दिए, सब कुछ दिए हुए हैं, तुम बताओ इसमें से कौन सा उत्तर सही है। फिर भी नहीं बता पाओगे मेरे लाल, तब तो बेकार इंसान हो। ठीक है, तो यानी ये आपका एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक, ये आपका क्या है, ये आपका कीटोन है। क्या है, कीटोन, ये आपका कीटोन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एमीन है। ठीक है, तो अब बताओ जरा ध्यान समझो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो समूह होता है वो किसमें होता है, एक समूह और होता है। अगर डी के बाद हम ई नंबर बहुविकल्पी ले ले, कहोगे सर एक को एक्स्ट्रा ले ले आप, OH, कौन सा, OH, ये होता है एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह ये है। तो एक और होता है यानी OH होता है। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि COOH जो है वो आपका क्या है, एल्डिहाइड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि 38 नंबर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि CnH2n+2 CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है मेरे भाई, किसका सामान्य सूत्र है, किसका है भाई, अल्काइन का है, एल्कीन का है, एल्केन का है या प्रोपाइल का है। ठीक है, किसका है, तो एक बात बता दें, ध्यान समझना, 3 चीजें बताएंगे, 3 से ज्यादा नहीं बताएंगे, 3 चीजें बताएंगे। ठीक है, 3 मंत्र दे रहे। पहला, अगर CnH2n+2 आया तो दिल और दिमाग खोल के सुनना, CnH2n+2 आया तो उसको आप बोलोगे सीधा सीधा देखोगे कि ये एल्केन है। क्या है, एल्केन है। ठीक है, अगर यही दूसरा नंबर कहें CnH2n की बात करें तो आप कहोगे सर एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। ठीक है, अगर यही बात हम करें तीसरे नंबर के साथ CnH2n-2 दे दे तो कहोगे सर एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन है। चलो अगर इतना ना पता हो मेरे भाई तो देखो लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब क्या बदलेगा, ये बदलेगा आपको, इसमें से कोई दे देगा, पूछेगा कौन सा इसका समान सूत्र, किसका समान सूत्र ये है। तो देखो CnH2n+2 आपका एल्केन का हो जाएगा, CnH2n आपका एल्कीन हो जाएगा, CnH2n-2 एल्काइन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, CnH2n+2 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, एल्केन का। किसका होगा, एल्केन का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बहुविकल्पी बताने का मेरा अंदाज कुछ अलग है, हम ऐसे ही आपको बताएंगे, पूरा का पूरा बता देंगे कौन किसका है। चलो और कैसे बहुविकल्पी पूछ सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है मेरे भाई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, जिसमें कार्बन कार्बन, देखो जिसमें कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, बंद श्रृंखला का निर्माण करे, कार्बन कार्बन एक बंद श्रृंखला का क्या करे, निर्माण करे, तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और जब कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला में जुड़े हो, जैसे ऐसे ऐसे कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला में जुड़े हो तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। और जब कार्बन कार्बन बंद श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो वो आपका कहलाता है एरोमेटिक। जैसे आपका बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है भाई, बेंजीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 C6H6 C6, मेरे साथ बोलो C6H6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, देखो ये एथेन है। क्या है, एथेन है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं एकदम से, ये भी नहीं होगा, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो क्या बोला अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, इसका 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 और इसका। ठीक है, तो 3 आबंध का क्या मतलब, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध बनेंगे, मतलब उसमें 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो चलो बनाते हैं, देखो ये CH है, इसका बनाते हैं इधर, तो C 4 हाइड्रोजन है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का बनाते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का बनाते हैं थोड़ा सा आगे करके। ठीक है, इधर बनाते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, चलो 2 कार्बन ले लिए, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। देखो
1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब आप समझो क्या इन दोनों में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, यानी 2 ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन तो एकदम से गए। तीसरा नंबर का बना लेते हैं। तीसरा क्या बोला है? C3H4। सुनो, C3 मतलब 3 कार्बन, चलो ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन आपके क्या है कि 1 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए? 3। अब एक ही बचा, एक कहां जोड़ोगे मेरे भाई? मान लो हमने यहां जोड़ दिया, तब यहां क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड ही तो आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे जोड़ दिए, चलो ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाओगे? तो देखो 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का पूरा हो गया, इसका तो पूरा है ही, तो इसमें ही यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि C3H4। ऐसे समझो, जब आपको कहेगा कि 3 आबंध, जब 3 आबंध की बात करेगा तो उसमें कार्बन की संख्या होगी लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम होगी। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। तो ये आप याद रखोगे, ट्रिक है, जिसमें कार्बन संख्या अधिक हो लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कम ही हो, ये ट्रिक से आप पहचान सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 40 के बाद 41। चलो, एथेनॉल का क्रियात्मक मूलक है, यानी क्रियात्मक समूह जिसको बोल सकते हो आप, कि इसमें से कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? यहाँ पे क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियाशील लिखा है। तो एथेनॉल, नाल मतलब OH आया, कौन सा समूह? OH। देखो नाल आ जाए तो आपका OH समूह होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अल आ गया, क्या आ गया? अल, तो आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ओइक आ गया, लास्ट में ओइक आ गया, जैसे एथेनोइक आ गया। अगर मान लो इसी की जगह एथेनल लिखता, क्या लिखता? एथेनल, तो ये समूह जुड़ा होता। एथेनोइक लिखता, एथेनोइक अम्ल लिखता, तो ये आपका COOH आ जाएगा। या ऐसे लिखता एथेनोन लिखता, तो आपका क्या हो जाता? CO हो जाता। तो यहाँ पे एथेनॉल लिखा है इसलिए OH समूह है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर। देखो एथाइल एल्कोहल, एथाइल का मतलब एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब कह रहा है एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है ना, तो एथिल का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। पहली बात तो ऐसे समझो, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, मेथ का मतलब 1 कार्बन, तो 2 कार्बन स्वाभाविक सी बात है, सब में 2 कार्बन। देखो ये तो नहीं होगा पहली बात, तो एथ का मतलब देखो ट्रिक क्या है, पहला तो नहीं होगा क्योंकि 2 कार्बन नहीं है, ठीक है। अब इस तीनों में से हो सकता है, जरा ध्यान समझो। एथिल एल्कोहल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। ये होता है एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्या होता है? एथिल एल्कोहल, या आप बोल सकते हो एथेनॉल, क्या बोल सकते हो? एथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5, या आप बोल सकते हो एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा पूछता है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का। अब मेरे लल्ला अगर इसको नहीं बता पाए ना तो सोच लो कि जिंदगी पे धिक्कार है तुम्हारे। अगर इसका सूत्र नहीं बता पाए तो सोच लो जिंदगी पे बर्बाद हो चल रही है, पढ़ाई लिखाई पिताजी करा रहे हैं, वो बर्बाद ही है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, समझो। सोडियम का सूत्र होता है Na, कार्बोनेट का हिसाब होता है CO3, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस, 2 यहाँ आया, यानी ये बना Na2, ये बना CO3। कहीं तुक्का नहीं मारना है मेरे लाल, कहीं तुक्का नहीं मारना है, जो पूछा उसी से सूत्र बना दिए। सोडियम पे 1 प्लस होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए किस पे कितना प्लस होता है कितना माइनस होता है, ठीक है। तो Na2CO3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 7 करोड़ वाला प्रश्न है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? बंधन का मतलब बंध, कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन जो होता है 7 नंबर का तत्व है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,5, ठीक है। 2,5 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2,5 आएगा। अब इसको होना चाहिए 8, लेकिन है 5, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब त्रिबंध। 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो द्विबंध, 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो एकल बंध, ठीक है। तो इसमें 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, ठीक है।
या आप ऐसे सोचो कि नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अब आगे दिया है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। इथेन बोल दो या एथेन बोल दो, बात है कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो एथेन मतलब क्या होता है सूत्र भैया, एथेन का सूत्र क्या होता है भाई, देखो समझो, एथेन बनाना है, क्या बनाना है, एथेन। तो एथेन में पहली बात तो एथ होगा, एथ मतलब 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। एन की बात कर रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, हो गया। अब कह रहा है ये इसमें कितने आबंध है, मतलब बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6 और 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गिन के लिख देना है, गिन के लिख देना है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका आ गया। अगला चलो 45 के बाद 46 नंबर, चलो करे नीला थोथा यानी तुतिया जिसको बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो ये सब आप कक्षा 8 में ही पढ़े होंगे, ठीक है। इसके सूत्र देखो, सूत्र तो आपको मालूम होना चाहिए। तो नीला थोथा यानी तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2। CuSO4 रट डालो, CuSO4.5H2 ये होता है तुतिया का रासायनिक सूत्र। चलो 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अब हम लोग अपने मंजिल करीब हैं, 50वां क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, फिर कुछ करेंगे आपसे बातें, फिर मिलेंगे आप लोग से एक नए वीडियो में, ठीक है। चलिए संगमरमर, ए भैया लगता है क्वेश्चन वहां रिपीट हो गया है ना, चलो आप ही बता दो संगमरमर का सूत्र क्या होता है। सर बताए हुए हैं ऊपर, CaCO3, ठीक है, CaCO3 ना, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 47 बार 48, ए भैया क्या हो गया रे, ठीक है, क्या हो गया, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12, ठीक है, C12H22O11, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, C12H22O11। चलो अगला क्वेश्चन, ये रही ना मजे की बात, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल को समूह को किससे सूचित किया जाता है, CHO, ये तो एल्डिहाइड होता है। COOH किसका होता है समूह, COOH आपका होता है कार्बोक्सिलिक का। CO आपका होता है कीटोन, कीटोन ही आपका क्या है, कार्बोनिल समूह है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल समूह, CO आपका जो है कार्बोनिल समूह है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये तीनों आपके गलत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। निम्न में से कौन युग्म समावयवी है। समावयवी का मतलब या समावयता का मतलब क्या होता है, देखो कोई ऐसे आप लोग देखे हो ना कि जिनके शकल सेम रहे, सॉरी जिनके गुण सेम रहे लेकिन शकल भिन्न भिन्न रहे। कहने का मतलब क्या कि जिनके अणु सूत्र समान रहे, जिनके अणु सूत्र क्या रहे, समान रहे, लेकिन उनकी संरचनाएं क्या रहे, भिन्न भिन्न रहे, उनका नाम भिन्न भिन्न रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, समावयता। क्या बोलेंगे, समावयता। तो देखो इसमें कौन सा ऐसा आदमी है जिनके गुण समान है, ठीक है, एक तरीके से बोले सूत्र समान है लेकिन इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ 6 कार्बन है। तो पहली बात तो ये एकदम नहीं होगा। इसमें देखो 5 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, ये एकदम नहीं होगा। इसमें देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, एक 2 कार्बन है, ठीक है, इसमें सही है। हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। इसमें देखो 3 3 6 कितने हैं, 3 3 6 भाई, ये तो मैच कर रहा है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें देखो इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो ये गलत हो गया। यानी कहने का मतलब जिनके अणु सूत्र समान हो और संरचनाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समावयता यानी समावयवी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो ये रहे आपके 50 के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, ये तो रसायन विज्ञान के 50 क्वेश्चन हो गए। अब एक नई वीडियो आपको और मिलेगी जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। 4 चैप्टर उसमें भी है, 4 चैप्टर इसमें है। फिर उसके बाद बायोलॉजी के हमारे फरहान सर पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, तो वो भी 50-60 बहुविकल्पी लेके आपके सामने आ जाएंगे। और आप मजे से तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम एकदम समीप में है आपके, कहते हैं ना कि एकदम पास आ गया है, एकदम पागलों की तरह मेहनत करो आप लोग, ठीक है, एकदम पागल बन जाओ। घर वाले, बगल वाले, दुनिया वाले सब कहें कि उनका लड़का तो एकदम पागल हो गया है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आपका है ना, उस दिन लगे कि नहीं भैया किसी का रिजल्ट है, हम तो उसको पागल समझ रहे थे, वो तो इतना बड़ा तीरमारखा इंसान है, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाई करो जिससे कहते हैं ना कि पढ़ाई एकदम जम के करो, ठीक है, पढ़ाई अकेले करो, जश्न सबके सामने मनाओ, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो अगर
आप लोग क्या कहते हैं पढ़ाई करेंगे तो जीवन में हर एक चीज आपको मिलता जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो। ठीक है, कर लो। कब करोगे, इतने बड़े हो गए हो, अब तो कर लो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। सब कुछ कर देते हो, शेयर नहीं करते हो तो दिल में मेरे छेद हो जाता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।